कि सेठ जो है वो हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी रखता है, किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर। जब तक ये वाला एक चेंज नहीं आएगा तब तक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक गैप रहेगा बिटवीन द रियल कॉर्पोरेट एंड द इंडिविजुअल। How does corporate investing differ when it comes to locally and international? हमारे यहाँ 99.9% जो कॉर्पोरेट लिक्विडिटी है उनकी जो अपनी वर्किंग कैपिटल है वो जाके इन्वेस्ट हो जाता है मनी मार्केट फंड्स में, या अब थोड़ा बहुत इन्होंने इनकम फंड्स में लेना शुरू कर दिया। बाहर के मुल्कों में तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है। But corporates would definitely prefer low risk ना? लो रिस्क के अंदर ये होता है, कैलकुलेटेड रिस्क और लो रिस्क में हाँ, फ़र्क है। सही है सही है। आप Calculated कैलकुलेटेड risk। रिस्क लीजिए। हाँ, तो पहले तो लोगों को ये थोड़ा सा समझाएं कि वीपीएस क्या है, और दूसरा ये कि एम्प्लॉय बेस्ड या एम्प्लॉयर बेस्ड स्ट्रक्चर वीपीएस का जो है वो कैसे होता है। सो वॉलंटरी पेंशन स्कीम होगी मेरी रिटायरमेंट के लिए, मेरी प्लानिंग वॉलंटरी तौर के ऊपर। सो उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से आपने कहा, एक होता है एम्प्लॉयर बेस्ड और एक होता है एम्प्लॉय बेस्ड। एम्प्लॉय बेस्ड का मतलब ये है कि मैं एक Also, what are the tax benefits available for corporate investors specifically? हेलो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरे साथ मौजूद हैं आज शाह जमाल हाशमी, यार बहुत लंबा नाम है who is the corporate segment, हाँ पेरेंट्स, ओके, who is the corporate segment head at Faisal Funds। और कॉर्पोरेट सेगमेंट हेड होता क्या है, कॉर्पोरेट सेगमेंट है क्या, यू हैव टू एक्सप्लेन पीपल दिस फर्स्ट। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट फॉर अनम, ये आपने बुलाया है, बहुत शुक्रिया। और यू आर माशाल्लाह से डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टेलिंग पीपल अबाउट के ये डिफरेंशिएशन नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि कॉर्पोरेट है क्या, रिटेल क्या है। सो बैंकिंग के अंदर आप समझते हैं एक बैंकिंग हेड होता है रिटेल का, एक होता है कॉर्पोरेट का। सो व्हाट इज द सेगमेंटेशन दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो ये जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है ये कॉर्पोरेट से पर्टेन करता है। एनीथिंग दैट इज नॉट इंडिविजुअल इज कॉर्पोरेट। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एसएमई है, कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, कोई लार्ज कॉर्पोरेशन है, एंग्रो, यूनिलीवर, एवरीथिंग। सो एवरीथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉर्पोरेट। So corporate usually is the backbone of any economy. So पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल अभी इवॉल्विंग स्टेज है। अभी तक अगर आप देखें हम लोग एक इकोनॉमी जैसी है उसके अंदर हम लोग जो हैं जो इंडिविजुअल्स डोमिनेट करते हैं, जो आपकी पूरे सेगमेंट्स को पूरी इकोनॉमी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी और उनकी कंपनीज की ज़्यादातर है। लेकिन दुनिया भर के अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं they are the real kings. They are the ones who make and shape the economy. They are the backbones of economy. So उसके अंदर इस वजह से जो corporate segment है उसका काम होता है कि corporate के जो clients हैं उनको सर्विस किया जाए। So that is where we actually come into play, और we are the first ones। वैसे भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इस सेगमेंटेशन में eventually banks तो जा चुके हैं, हाँ, लेकिन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री एज अ होल अभी तक नहीं गई थी। okay, We've taken the initiative and we are already entering into that step that we have to Wow. look at the corporates, where we Wow. have to look at the cater and special needs of the corporates. So these are like big clients for you, right? But how much do you think this is understood in Pakistan right now, corporate investing? ये जो मैं अभी बात कर रहा था, अभी तक क्योंकि हम लोगों की नेसेंट जो सेठिया थॉट थी ना कि सेठ जो है वो हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी रखता है किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर। फॉर एग्जांपल अपनी हाँ, कंपनीज भी बना ली हैं, 15-20 हाँ, कंपनियां चल रही हैं, हाँ, लेकिन अभी तक इन्वॉल्वमेंट इंडिविजुअल का जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, it's there. जब तक वो अलग नहीं हो जाता या हाँ, फिर एटलीस्ट इतना कॉर्पोरेटाइज्ड नहीं हो जाता कि जो उसकी अपनी पॉलिसी है कंपनी की हम्म, वो डोमिनेट कर जाए इंडिविजुअल्स के ऊपर। जी, जब तक ये वाला एक चेंज नहीं आएगा तब तक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक गैप रहेगा बिटवीन द रियल कॉर्पोरेट एंड द इंडिविजुअल्स। अभी तक मिक्सड अप रहता है काफ़ी हद तक। सो इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया है, हम लोग ये इसी की एजुकेशन कर रहे हैं, इम्पार्ट करते हैं, क्लाइंट्स के पास जाते हैं, हम उनसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो हैं आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द पीपल दैट आर रनिंग द होल कंपनी, बिकॉज दैट हैज टू बी इंडिपेंडेंट। आप उसको अलग कीजिए, वो अपने ओन के ऊपर चलेगा। सो यस, अंडरस्टैंडिंग इज कमिंग। ठीक लॉट है, ऑफ पीपल, बड़े सेठ भी बहुत सारे आपके ऐसे हैं जो बाईसा हिस्सा कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने अपने हाँ, आप हाथ उठा हाँ, लिया है अपनी इन्वॉल्वमेंट से, उन्होंने कहा जो पॉलिसी कह रही है वो चलेगी कंपनी के अंदर, मेरे से की जगह लेट्स कीप इट दैट वे। तो अल्लाह का शुक्र है वी आर कमिंग अप विद दैट। टेक ने भी और बहुत हेल्प कॉर्पोरेट किया है। में क्या दे इन्वेस्ट इन लो रिस्क। देखिए कॉर्पोरेट की नीड्स बहुत डिवर्सिफाइड है। कॉर्पोरेट्स ओके, के अंदर जो उनकी नीड्स हैं वो आ जाती हैं, शिप अप करती हैं वर्किंग कैपिटल से। ठीक है, उनका डे टू डे जो उनकी ओ रिक्वायरमेंट्स है यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से फिर उनके रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट फंड्स हैं, वो देख रहे होते हैं। इस ओ, तरह के 3-4 चीज़ें हैं। फिर उनको फाइनेंसिंग चाहिए होती है, हाँ, तो उनको फाइनेंसिंग चाहिए तो रिलेटेड उनको उसके स्ट्रक्चर्स चाहिए जो फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। लियन ऑफ यूनिट्स है, जॉइंट वेंचर्स है, ट्रेड फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स है, जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स है।
फिर उसके अंदर जब कैश आता है तो उसको कहीं प्लेस भी करना है नेचुरली। तो अगर वो कहीं आइडल पड़ा रहेगा तो फिर दैट इज मेकिंग अ प्रॉब्लम फॉर द रिटर्न ऑफ द फंड्स। अब वो हम फिर वहाँ आ जाते हैं, जो अच्छा एसेट मैनेजमेंट एज एन इंडस्ट्री आ जाती है, वो आ जाती है उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कॉर्पोरेट्स की, कि आइडल फंड अगर पड़ा रहेगा तो इट्स नॉट जस्ट हर्टिंग दैट कॉर्पोरेट, because that corporate is also the backbone of Pakistan's economy. Okay. So we are hurting the economy of Pakistan by not providing a good solution Very to important. the. So are you getting my point? तो इसके हाँ. अंदर कितनी हमारी सेंसिटिविटी है थोड़ी, कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमें corporates को अगर सपोर्ट करें तो we are also supporting the economy, not just individuals. Wow, very good. So very good. इसको हमें उस तरह से, उस एंगल से जब तक नहीं देखेंगे आप, तो फिर हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी सही रहेंगी। है. Also, what are the tax benefits available for corporate investors specifically? फॉर कॉर्पोरेट ना, हाँ. तो देखिए कॉर्पोरेट्स के अंदर यूजुअली जो आपकी टैक्सेशन है जो भी इनकम के ऊपर होती है वो होती है 29% की, 29% की हमारे पाकिस्तान के अंदर। सो उसके अंदर एक ऐड हो जाता है सुपर टैक्स, जो बहुत ज़्यादा इनकम कमा रही हैं, बड़ी कंपनीज हैं, बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, उनके ऊपर एक एडिशनल सुपर टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर या फिर हमारे इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है कोई भी कॉर्पोरेट, तो उसको 25% की टैक्स लायबिलिटी लगती है। दैट इज़ दी 4% का तो वैसे ही उसको टैक्स के अंदर एक बेनिफिट मिल जाता है। फिर रिटर्न साइड दूसरी है, रिटर्न के ऊपर भी दे आर मेकिंग सम गुड रिटर्न्स ऑन देयर लिक्विडिटीज़, कि जिसके अंदर अराउंड उनको 1-1.5% का रिटर्न फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री और मे बी अदर इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स इनकम के जो है उससे मिल जाता है। सो अगर आप ओवरऑल होलिस्टिक व्यू देखें तो दिस इज़ अ मच बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ सोल्यूशन फॉर द कॉर्पोरेट्स जो हम लोग म्यूचुअल फंड्स में दे रहे हैं। ये इवॉल्व कर रही है अभी ऐसे ऐसे, इसके अंदर आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि कटिंग एज इनको मिलेगा अल्फा रिटर्न काफ़ी हद तक मिल जाएगा। because the industry is growing ना. यस करेक्ट। और ये CGT डोमेन के अंदर भी आता है, तो CGT के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स है और विद होल्डिंग टैक्स है। बैंक्स के अंदर जैसे होता है वो विद होल्डिंग टैक्स लगता है, हमारे यहाँ अगर वो दे हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर विद होल्डिंग टैक्स एज वेल एज CGT। सो अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, इनफैक्ट आई वुड से 99% जो कॉर्पोरेट्स हैं वो CGT डोमेन के अंदर आते हैं। उसके अंदर क्यों, उसके अंदर 2-3 और भी बेनिफिट्स हैं कि अभी डिबेट चल रही है चार्जेबिलिटी के ऊपर, और उसका विद होल्डिंग का डिफरेंशियल है कि अफेक्टिव लायबिलिटीज़ 15% या फिर 25%। तो अभी तक वो चीज़ थोड़ी सी इवॉल्व कर रही है, बट ये है कि अगर हम लोग 25 भी ले लेते हैं फिर भी CGT के अंदर और बेनिफिट्स आते हैं कि उसके अंदर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का कैपिटल लॉसेज होते हैं वो एडजस्ट होते हैं। तो इस तरह थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन वो हम लोग बताते हैं अपने क्लाइंट्स को when they are about to invest and कि ये वाले आपको benefits होंगे सारे के सारे। अच्छा। That's म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी तक ग्रो कर रही है as far as the tax benefits are concerned. तो also, how does corporate investing differ when it comes to locally and internationally? Globally? हाँ। अब आप देखें ग्लोबली के अंदर भी 3 कैटेगराइजेशन है ना इकोनॉमीज़ की। आप एक है डेवलप्ड इकोनॉमीज़, एक है डेवलपिंग इकोनॉमीज़, एक है अंडर डेवलप्ड। तो पाकिस्तान को रेट करते हैं प्रॉब्ली वी आर वर्किंग इन द डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर, हम लोग फ्रंटियर से ऊपर आ गए, इमर्जिंग के अंदर आ जाते हैं। सो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है इसके अंदर थोड़ा बहुत अगर देखें अभी भी जो मैंने पहले बताया सेठिया कल्चर थोड़ा सा वो कम होना ज़रूरी है। वो जब तक नहीं कम होगा, उनका इन्फ्लुएंस कम नहीं होगा इंडिविजुअल्स का ऑन द कॉर्पोरेट्स, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहेगा। बट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की अगर आप प्योरली बात करते हैं, उनके पास वहाँ पर हज़ार ऑप्शंस हैं एक अपनी लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए भी। वहाँ पर तो यूजुअली आपको फिक्स्ड इनकम फंड्स बहुत कम नज़र आते हैं। हमारे यहाँ 99.9% जो कॉर्पोरेट लिक्विडिटी है उनकी जो अपनी वर्किंग कैपिटल है वो जाके इन्वेस्ट हो जाता है मनी मार्केट फंड्स में, या अब थोड़ा बहुत इन्होंने इनकम फंड्स में लेना शुरू कर दिया। बाहर के मुल्कों में तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर तो अगर 6 दिन 8 दिन के लिए भी अगर पड़ा रहता है उनके पास लिक्विड पैसा, सो दे इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एज वेल। सो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर चले जाते हैं, और वो स्टॉक मार्केट भी वहाँ पर ऐसी वॉलेटाइल नहीं होती, वो इसी वजह से इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है इंटरनेशनली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। जब बहुत बड़ा पैसा आ जाता है तो उसमें स्पेकुलेशन कम हो जाती है, यानी उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी बैंड ऑफ वॉलेटिलिटी कम हो जाता है। तो उसके अंदर क्योंकि पैसा इतना सारा आया बहुत है, हर कॉर्पोरेट का लगा हुआ है, हर पेंशन फंड का लगा हुआ है, इंडिविजुअल्स का बहुत बड़ा लगा हुआ है, IRS का लगा हुआ है फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर। तो वो जो उनकी अपनी रेवेन्यू सर्विस है, तो इस तरह बहुत बड़ा पैसा जब आ जाता है एक मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। हमारे यहाँ वो भी नेसेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल इसी से मैं आपको बता दूँ कि कॉर्पोरेट्स अगर फिक्स इनकम या मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर मैंने आपको बताया टैक्स लायबिलिटी ये 25% की लगती है। अगर वही चीज़ वो इक्विटी फंड्स में करते हैं तो उनको 15% के ऊपर आ जाते हैं फुल एंड फाइनल पे। तो ये टैक्स का भी आर्बिट्राज आपको ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, नेचुरली हमारी पॉलिसी के अंदर है।
सो वो भी अवेल करना चाहिए कॉर्पोरेट्स को, ताकि स्टेबल, उससे क्या होगा, नॉट दैट यू आर एक्चुअली मेकिंग एन अल्फा रिटर्न ऑन योर रिटर्न्स, ठीक है वॉलेटिलिटी है, लेकिन यू आर सपोर्टिंग द मार्केट, फिर मार्केट भी सपोर्ट हो रही है। अगर ये बड़े कॉर्पोरेट्स आ जाएं पाकिस्तान के, अगर वो इक्विटी मार्केट्स के अंदर आके अपनी लिक्विडिटी भी करना शुरू कर दें, सोचें 1 ट्रिलियन रुपया और आ गया हमारी मार्केट में, 1 ट्रिलियन रुपया आ सकता है अगर ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स अपने डिसाइड कर लें कि हम लोगों ने कल से इक्विटी फंड्स में आना है। सो इंस्टेड ऑफ द मनी मार्केट, तो 1 ट्रिलियन रुपया कल आएगा तो स्टेबल हो जाएगी मार्केट। बट कॉर्पोरेट्स वुड डेफिनेटली प्रेफर लो रिस्क ना। 100%। देखिए लो रिस्क, अब लो रिस्क का जो बहुत बड़ी डिबेट है, लो रिस्क होता क्या है, लो रिस्क के अंदर ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क और लो रिस्क में फ़र्क है। सही है, सही है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट की वो स्पेकुलेटिव के अंदर वो आप हो जाए, शदीद वॉलेटाइल चल रही है उस वक्त एंट्री कर लें। इट इज़ बट यू हैव टू मेक सर्टेन डिसीजंस टू एक्चुअली ऑप्टिमाइज। लिक्विडिटी को भी बाइफरकेट कर दें, 30% जो है वो मैं इक्विटी में डाल देता हूँ अपनी लिक्विडिटी को, 70% आई कीप इट फॉर कि मेरी जो कैश मैनेजमेंट की है, जैसी मार्केट के अंदर मेरा अल्फा रिटर्न बन जाएगा, आई विल एग्जिट दैट लिक्विडिटी एज वेल। ये तो स्ट्रैटेजीज हैं जो आपने बनानी है। तो वो तो अब इंडिविजुअल जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर, ये उनकी ट्रेजरी की अपनी टेस्टिंग है कि वो कितने इसमें हो रहे हैं, और वो हम कर रहे हैं एजुकेट अपने हिसाब से। वी गो एंड वी टॉक ऑन दीज थिंग्स। हम लोग खाली जाके रिटर्न 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 नहीं बात करते, वी गो एंड टॉक अबाउट आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, व्हाट आर यू वर्किंग एट, आपका मोटिव क्या है, इसको इस तरह से करें। So there has been a lot of buzz about VPS lately. तो पहले तो लोगों को ये थोड़ा सा समझाएं कि VPS क्या है, और दूसरा ये कि एम्प्लॉई बेस्ड या एम्प्लॉयर बेस्ड स्ट्रक्चर VPS का जो है वो कैसे होता है। VPS स्टैंड फॉर वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स। सो वॉलंटरी का मतलब है कि आपकी अपनी जिसके अंदर ख्वाहिश हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं अपने तर्ज के ऊपर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन्वेस्ट कर दूँ VPS के अंदर, पेंशन मेरी चलती रहे आफ्टर माई रिटायरमेंट। सो वॉलंटरी पेंशन स्कीम होगी मेरी रिटायरमेंट के लिए, मेरी प्लानिंग वॉलंटरी तौर के ऊपर। सो उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस तरह से आपने कहा, एक होता है एम्प्लॉयर बेस्ड और एक होता है एम्प्लॉय बेस्ड। एम्प्लॉय बेस्ड का मतलब ये है कि मैं एक आम कहीं भी एम्प्लॉयमेंट हुई भी है मेरी, इधर फॉर एग्जांपल फैसल में हुई भी है, मैं अपने तौर के ऊपर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने मुझे कुछ इंसेंटिव्स दिए हुए हैं कि आप लॉन्ग टर्म सेविंग करेंगे तो फिर आपको टैक्स के ऊपर सर्टन ब्रेक मिलेगा। तो वो मैं अपना इन्वेस्टमेंट जमा करता हूँ और वो मैं जाके VPS के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये हो जाती है एम्प्लॉय बेस्ड इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयर बेस्ड ये हो जाती है कि मेरा एम्प्लॉयर है, फैसल एसेट मैनेजमेंट, जो ये कहती है कि हम तमाम एम्प्लॉयज़ को ये कहते हैं कि वो सब अपना अपना VPS के अंदर खुद ही इन्वेस्टमेंट करें, उसका लियन होगा एक, और हमारे पास कंट्रोल रहेगा उस VPS का। लेकिन प्रोविडेंट फंड अब आपको नहीं मिलेगा, अब आप VPS ही आपको मिला करेगा, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट का स्टाइल है वो आपने खुद डिफाइन करना है। तो जो प्रोविडेंट फंड्स पाकिस्तान में चलते हैं वो चलते हैं कि उसको कंपनी मैनेज कर रही होती है, वो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो एक तरह का आपका गवर्नमेंट की तरफ से एक आपके ऊपर रेगुलेटरी साइड है कि तमाम कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज़ का PF जो है वो मेनटेन करेंगे प्रोविडेंट फंड। अब वो फिर प्रोविडेंट फंड निकल जाता है और वो VPS में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है एम्प्लॉयर बेस्ड। ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है क्या और ये क्यों होता है, VPS का मतलब क्या और पाकिस्तान में क्यों सक्सेसफुल है या फिर नहीं है, ये इन्होंने स्टार्ट किया था 2008 के अंदर। तकरीबन 2007-2008 के अंदर इन्होंने सिंगापुर का मॉडल देखा, उसके अंदर सेविंग्स को मॉडल को स्टडी किया। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि सिंगापुर की जो सेविंग्स टू GDP रेशो है वो बहुत अच्छा है हमारा, दैट्स वेरी नाइस। उसको देखते हुए हम लोग लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रमोट करते हैं अपने मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर लेट्स ट्राई उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और VPS का मॉडल जो है वो कर लेते हैं। सही है। लेकिन आप देखिए 40 साल से जो सिंगापुर है उसके बच्चे को पता है लॉन्ग टर्म सेविंग्स कहते हैं किसको है, उसका एक सर्टेन पोर्शन चला जाता है लॉन्ग टर्म सेविंग्स के अंदर और बाकी वो इनकम के अंदर अपना एक्सपेंस को बजट कर लेता है। उनका स्ट्रक्चर्ड मॉडल है पूरी इकोनॉमी का, उसके अंदर इंडिविजुअल की हैबिट्स भी जो है वो स्ट्रक्चर्ड है। सो VPS जो है वो वहाँ पर हर किसी को पता है कि होता क्या है, हमारे यहाँ उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वी डोंट नो VPS का मतलब भी, उसके ऊपर टैक्स इंसेंटिव्स भी नहीं, और लॉन्ग टर्म सेविंग्स क्योंकि हम हर वक्त रहते हैं बिल्कुल ही कि किसी भी वक्त हमारी रिक्वायरमेंट आ सकती है। 10 लाख रुपए सेव किए, कल परसों कोई आ सकती है, तो हमारे यहाँ जो अनसर्टेनिटी रेशियो है ना वो बहुत हाई है। अच्छा, ठीक है। सो अनसर्टेनिटी क्योंकि इतनी हाई है तो इस वजह से हम लोग लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम लोग अभी तक lot of even retail investors are scared about this, और एम्प्लॉयर भी अभी तक उनको देखिए कॉर्पोरेट्स है, मैं तो कॉर्पोरेट सेगमेंट देख रहा होता हूँ प्रीडोमिनेटली। आई टेल यू द साइकी ऑफ द कॉर्पोरेट्स का काम क्या PF को संभालना है? नहीं, उनका काम मैनेज करना नहीं है। अभी क्या हो रहा है इस वक्त, सारे कॉर्पोरेट्स उनके पास पैसा आता है, मंथली कंट्रीब्यूशन आती है प्रोविडेंट फंड की, वो आगे इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक डिपॉजिट्स के अंदर रख देते हैं कि बस 8% मिल रहा है, 7% मिल रहा है।
ये अपना ले लो, कल को कोई पूछे नहीं, इसको आराम से डिपॉजिट कर दो। एक्टिवली बहुत ज़्यादा प्रोविडेंट फंड्स मैनेज नहीं हो रहे। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सेविंग्स का हो रहा है ऑफ द इंडिविजुअल्स। हाँ नुकसान ये हो रहा है वो जो पैसा जा सकता था आपकी मार्केट्स के अंदर, वो आप नहीं कैपिटलाइज कर पा रहे। ओह यस। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, यू आर लूजिंग आउट ऑन दी एक्चुअल जो आप बेनिफिट पूरी इकोनॉमी को दे सकते थे, वो आपने उसको बिल्कुल शट ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अपने प्रोविडेंट फंड्स खुद चला रहे हैं। इसके अंदर हम आते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखिए इसको इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कीजिए, इसके अंदर वीपीएस में डालिए, वो काम प्रोफेशनल्स के हाथ में दे दीजिए। आप अपना काम कॉर्पोरेट चला रहे हैं, आपको फाइनेंसेस का काम करना है, आपको 10 और काम करने हैं, आपको इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, आपने सीमेंट की फैक्ट्री है, आपने उसको चलाना है, रिसीवेबल्स हैं, अकाउंट्स है, वो चलाएं। आपका काम ये ट्रेजरी मैनेजमेंट तो नहीं है कि ये वाला आप कर लें। तो उसके अंदर हम लोग उनको सपोर्ट करके ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप वीपीएस के अंदर अपने फंड्स को, पेंशन फंड्स को भी दीजिए, प्रोविडेंट फंड्स को भी दीजिए। और अल्लाह का शुक्र है इसके अंदर अब थोड़ा बहुत समझ में आ रही है लोगों को, क्योंकि एकदम से आपने कहा बस क्रिएट हुआ है, यस बस हैज बीन क्रिएटेड एंड पीपल आर एक्चुअली कमिंग टू वीपीएस साइड। ओके आल्सो वी हियर अबाउट पीवीसीज एंड आरईआईटीज, व्हाट आर दैट? पहले तो लोगों को वो एक्सप्लेन करें, फिर हम उसके ओवरऑल स्कोप पे भी बात करेंगे। करेक्ट। इट इज पीई, प्राइवेट इक्विटी एंड वीसी। ओके सो ये है वेंचर कैपिटल। ओके और तीसरा है रीट, ठीक है। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक तो है। ये 3 अलग अलग मॉडल्स हैं। ये भी फंड्स होते हैं, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये भी म्यूचुअल फंड्स ही हैं। सही है। लेकिन ये इन्वेस्ट, जो प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल है, ये इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस के अंदर। ठीक है। जिस तरह से वो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें जो इनकम फंड है वो इन्वेस्ट करता है बैंकों के अंदर, कर देता है फिक्स इनकम डिपॉजिट्स में कर देता है। इक्विटी फंड्स हैं वो किस में करते हैं? वो करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह की। सही है। लेकिन जो आपके प्राइवेट इक्विटी है और जो वेंचर कैपिटल है, ये पूरे पूरे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। तो इसका जो टाइम फ्रेम है वो तकरीबन 6 से 8 साल तक भी आता है। तो एक बिजनेस बना है, उसके अंदर मैंने सीड कैपिटल कर दिया, तो वो वेंचर कैपिटल है। 2-3 मिलके हम लोगों ने एक फंड बना के, वीसी वेंचर कैपिटल का फंड बना के उसके अंदर डिप्लॉय कर दिया। प्राइवेट इक्विटी फंड है वो जिस तरह से बर्कशायर हैथवे है। बर्कशायर हैथवे कौन है? वो जो हमारे अपने वॉरेन बफे साहब का है। सो उसके अंदर वो बड़े बिजनेसेस के अंदर बड़े लॉन्ग टर्म व्यूज लेके, बहुत एक्चुअल डायरेक्टली मैनेजमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होके वो पूरे बिजनेस को चलाते हैं। तो वो थोड़ा बड़े स्केल पे प्राइवेट इक्विटी है, वीसी थोड़े छोटे स्केल पे। रीट जो है वो आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो जाता है। वो आपका रियल एस्टेट के अंदर काम करता है। रियल एस्टेट के अंदर 3 तरह के मुख्तलिफ रीट्स हैं, जिसके अंदर के इन्वेस्टमेंट रीट होता है। आज मैंने फेज 8 में देखा कि प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी वैल्यू के ऊपर मुझे नज़र आ रही है, मैंने उसके अंदर एक फ़ंड बनाया रीट का, और उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट कर दी, इन्वेस्टमेंट रीट हो गया। और उसके बाद 6-8 महीने बाद, साल बाद, 2 साल के बाद मैंने जब प्राइस देखी उसके अंदर 30% बढ़ गई है, आई एग्जिट द सेल ऑफ ऑल द प्लॉट्स, और वो मैंने बेच बाज के फिर रीट के अंदर वो कैपिटल गेन आ गया। इसी तरह एक होता है डेवलपमेंट रीट। डेवलपमेंट रीट मीन्स कि उसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट डिफाइन किया, उसके अंदर डेवलप किया और फिर आगे इन्वेस्टर्स को बेच दिया। अच्छा। तो ये डेवलपमेंट रीट है। तीसरा रेंटल रीट है, जिस तरह से हम बैठे हैं डॉल्मेन में। तो डॉल्मेन जो है वो एक आपका एक रेंटल रीट है। इसके ऊपर एक रेंटल इनकम आ रही है, मुसलसल आती रहती है। तो इन सब के ऊपर भी आपके टैक्स के कुछ इफेक्टिव चीज़ें वो हम लोग थोड़ा सा आजकल एजुकेट कर रहे हैं। हम लोग भी खुद भी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो है कर रहे हैं। तो रीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे एक साइकी है, वो होती है यूनिटाइज्ड मॉडल ऑफ एनीथिंग। ठीक है। यूनिटाइज्ड मॉडल जो है वो पाकिस्तान में थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट है। यूनिटाइज के अंदर ये है कि जो बाहर बिलबोर्ड्स भी लगे हैं, वो भी यूनिटाइज स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएं। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक रेंटल कंपनी है, वो बिलबोर्ड्स लगाती है और वो उधर से इनकम कमा रही है, मैं भी उस इनकम का पार्ट बनना चाहता हूँ, बट मेरे पास मॉडल नहीं है कि मैं किस तरह से आऊँ। तो वो जो कंपनी है वो अपना एक रीट कर देती है, जितने बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं रेंटल के वो लेती है रेंटल के ऊपर, और मुझे उसमें से जो इनकम है वो मुझे देने लग जाती है। तो मैं एक फंड बना देता हूँ रीट का, जो कि रेंटल मॉडल का बन जाता है, बट वो बिलबोर्ड स्पेसिफिक है। ठीक। ऑल्सो टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलाइज्ड फंड स्ट्रक्चर्स, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे केटर कर रहा होता है? वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसके अंदर एक्चुअली इफ़ यू लुक एट द लैंडस्केप जो ओवरऑल है इंटरनेशनली, जो इवॉल्व हो गए हैं कॉर्पोरेट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये रियल किंग्स ऑफ द इकोनॉमी कौन है? द कॉर्पोरेट्स। सो उनकी नीड्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और बहुत चेंज हो रही हैं, उनकी प्रेफरेंसेस अबाउट कि वो क्या करना चाहते हैं। उसके बाद उनके जो एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है। नाउ कॉर्पोरेट्स आर एक्चुअली डिफाइनिंग के नेक्स्ट वर्ल्ड कैसे एक्चुअली प्रोग्रेस करनी चाहिए, और उनकी जो मॉडल है वो आगे जाके बाकी जगहों के ऊपर इस्टेब्लिश हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरह से आपकी एथिकल लेंडिंग्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं,
इसके ऊपर बड़ा फोकस है इस वक्त कॉर्पोरेट्स का कि हम लोग जो हैं वो सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करें जिनके कि ये हमारे और उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स मिलते जुलते। तो इस तरह जो स्पेशलाइज्ड फंड्स हैं वो एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाए जाते हैं जिसके अंदर के इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका क्लाइमेट के ऊपर एक स्पेसिफिक फंड हो गया, ठीक है। हो सकता है कॉर्पोरेट्स की नीड ये हो, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स की, कि वो सिर्फ क्लाइमेट फ्रेंडली फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर प्लेसमेंट्स करेंगे। अच्छा, सो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। किसी सेक्टर को लेके सिर्फ अगर वो स्पेशली सिर्फ उसी फंड के अंदर करें जिसके अंदर के उनका एक्सपोजर जो है वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी कोई एक इनिशिएटिव है, जैसे ऑटोमोबाइल का अलग हो सकता है। ऑटोमोबाइल वो भी स्पेशलाइज्ड फंड हो जाते हैं। हाँ. लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट माइंडसेट। सो अब वो ऐसा उनके इनिशिएटिव बेस्ड भी आ रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी इम्पैक्ट फंड आ रहा है, सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड फंड। अच्छा, स्पेशलाइज्ड फंड है, सो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, वो कोलैटरलाइज्ड नहीं है, उसके पीछे कोई फंड के पीछे स्ट्रक्चर नहीं है, बट इट इज़ इम्पैक्ट फंड क्योंकि वो किस तरह ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रही हैं कंपनीज, उनके ऊपर इम्पैक्ट करने के लिए वो फंड क्रिएट किया गया है। उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कंपनीज क्यों कर रही हैं? वो उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं जिसके ऊपर के ये वाला फंड बना हुआ है। तो स्पेशल होता है, उसके सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेशलाइज्ड फंड लाइफ स्टॉक फंड होते हैं, सिर्फ लाइफ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सो इस तरह मुख्तलिफ अगर कोई स्पेसिफाइड उनका वजह है, सो लेकिन इसके अंदर फिर इन्वेस्टर भी नीश है, इसके अंदर जनरली सारे कॉर्पोरेट नहीं आएंगे। अच्छा। इस स्पेसिफिक सेक्टर फंड या फिर इस इम्पैक्ट फंड के अंदर जो एक सिर्फ वो वाली नीश कॉर्पोरेट्स की आएगी जो कि उसको समझती है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, उसके अपने जो एथिक्स हैं वो उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, या फिर उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर हर कोई नहीं आ सकता। ऑल्सो टेल मी व्हाट इज द फ्यूचर नीड ऑफ लेट्स से कॉर्पोरेट्स व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको क्या लगता है कि अब क्या नीड हो सकती है इनकी? बागे अगर आप पाकिस्तान के इम्पैक्ट, ज़ाहिर है वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि इस वक्त हमें यहाँ का लैंडस्केप समझ में आना चाहिए। इस वक्त वी आर इन अ ट्रांजिशन काइंड ऑफ फेज। इस वक्त इकोनॉमी इज़ कन्वर्जन इनटू इस्लामिक इकोनॉमी, सो ये बिल्कुल चेंज है। आप ये देखिए, जो पहले का हमारा सारी अंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरह से इकोनॉमिक्स की थी, जिस तरह हमारे फंड मैनेजमेंट की थी, जिस तरह हमारे अंडरलाइंग एसेट्स की थी, वो सब एसेट्स चेंज होने जा रहे हैं। 2030-32 तक आप देखेंगे बिल्कुल चेंज हो चुका होगा पाकिस्तान का लैंडस्केप। तो इसके अंदर जो कॉर्पोरेट्स की नीड्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। उसके अंदर कोलैटरल्स जो हैं या फिर एसेट बैक्ड आपकी बहुत सारे फंड्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। सो एसेट बैक्ड फंड्स आएंगे जिसके अंदर की कॉर्पोरेट्स नेचुरली उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। सो इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग के आस्पेक्ट से जो कॉर्पोरेट्स देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अपने आप का जो रिस्क है, उसकी कैलकुलेशन मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त क्या हमारा सिर्फ एक नॉर्मल लगता है कि इसके अंदर स्टॉक मार्केट का रिस्क वॉलेटिलिटी इतनी है, इतना बीटा रिटर्न हमारा बनता है, बीटा इज लाइक 1, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम लोग इसके अंदर एग्रेसिव में इन्वेस्टमेंट कर दें नहीं करें। लेकिन वहाँ पर रिस्क क्या हो जाएगा, अब पूरे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। अब लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर फिक्स्ड इनकम माइंडसेट से निकलना शुरू हो गए हैं कॉर्पोरेट्स और हो रहे हैं। तो उसके अंदर ऐसा जब वो डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग इज द कोर एरिया जो इनको फोकस करना पड़ेगा। इसके अंदर रिस्क का मेथडोलॉजी, उसकी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो रिस्क को हम लोगों को नए मेजर से एनालाइज करना पड़ेगा और वो नए एनवायरनमेंट के हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, विच इज़ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द कन्वेंशनल टू द इस्लामिक साइड। उसमें जाहिर सी बात है रिस्क भी होगा, थोड़ा सा लिक्विडिटी कंसर्न एक मेन आ सकता है। लिक्विडिटी आस्पेक्ट को रोकने के लिए आपके पास बहुत सारे आपको मेजर्स अपने पास क्रिएट करने पड़ेंगे एज अ कॉर्पोरेट, कि आप प्रूडेंट फंड मैनेजमेंट पहले से स्टार्ट कर लें इंस्टेड ऑफ दी कि आप जो कन्वेंशनल साइड से अभी तक चल रहे हैं, ट्रेडिशनल चल रहे हैं स्कोप से, वो सारा चेंज हो जाएगा। So tell me, what kind of industry-wide initiatives can be taken to help corporate sector and also manage their funds more effectively? ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं? जी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की तरफ से अगर मैं बात करूं तो नेचुरली इसके अंदर अभी बहुत बड़ा स्कोप है। अभी वी आर जस्ट फोकस ऑन द मनी मार्केट फंड्स एंड इनकम फंड्स एंड इक्विटी फंड्स, जैसे मैंने आपको बताया। अभी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स नहीं लाए, वी हैव टू ब्रिंग इट, क्योंकि कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स मैंने जैसे बताया स्पेशलाइज्ड फंड की तरफ जा रहे हैं। हम लो इंटरेस्ट रेट तकरीबन सिनारियो देख रहे हैं 3 साल का, उसके बाद हम ग्रोइंग इकोनॉमी है तो इंटरेस्ट रेट तो रहता है आपका नीचे। सो यू हैव टू कम अप विद, एज एन इंडस्ट्री वी हैव टू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट्स होंगे। उसके अंदर फॉर एग्जांपल एनर्जी सेक्टर है, उसके जो कॉर्पोरेट्स हैं दे आर कंफर्टेबल इन लेंडिंग टू एनर्जी सेक्टर इटसेल्फ। सो जो हमारे अब नए डेट फंड्स आए, डेट फंड शुड बी स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्री। अच्छा, वो अगर हम इन एनर्जी सेक्टर के कॉर्पोरेट से पैसा लेंगे
उन्हीं को वापस आके लेंड करें. सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट वी नीड इन द मार्केट विच इज़ नॉट देयर एट ऑल. सो ये होता है जो आपके अपने कंफर्ट लेवल होता है इंडस्ट्री का, उसको हम लोग सफिशिएंट कर लेते हैं. लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो आपका एक नॉर्मल रिटर्न मिल रहा है उससे +2% +3% आपको मिल सकता है. सो यू आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द डेट फंड्स ऑन अ हायर अल्फा रिटर्न एज कम्पेयर टू दी एक्स्ट्रा. उसके अलावा दूसरी चीज़ इस्लामिक तो हम कन्वर्ट हो चुके हैं कम्प्लीटली. तो इस्लामिक जब कन्वर्ट हो गए हैं तो जो कम्प्लीटली आपका शिफ्ट आ रहा है उसके अंदर जो फंड्स हैं दे हैव टू बी के उसके पीछे एसेट्स जो होंगे सारे शरिया कंप्लाइंट हो जाएंगे. उसके जो लैंडिंग्स भी हैं वो भी सारी शरिया कंप्लाइंट हो जाएंगे. तो जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे वो आपके पूरे दे शुड बी इन लाइन विद कीपिंग इन फोकस 3 थिंग्स. वन इज़ कि हम लोग इस्लामिक कन्वर्जन हो रहे हैं एज एन इकोनॉमी. सेकेंड, वी आर ऑल्सो कन्वर्टिंग टू अ लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो. जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं आप उनको देखें 2% 3% एवरेज के ऊपर चल रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर. 5% के ऊपर इस वक्त है, 4% के ऊपर है जो अमेरिका के मार्केट्स हैं, बाकी यूरोप की हैं. लेकिन वो इस वक्त एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है उनके लिए. वरना यूजुअली डेवलप मार्केट्स आर ऑन द लोअर रेंज. सो उसके अंदर फिर आपको ऑल्टरनेट ही फंड्स की तरफ जाना पड़ता है. हायर रिस्क जिसको आप कह रहे हैं वो ये होता है कि उसके अंदर रिटर्न थोड़ा सा आपका और ज़्यादा प्लस हो जाता है, हल्का सा रिस्क ज़्यादा होता है. तो यू हैव टू बी मोर कैलकुलेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के ऊपर. तो ये नई इस्लामिक प्रोडक्ट्स और इस्लामिक फंड्स ये हमें दूसरे ऑल्टरनेट साइड के ऊपर लाने ही पड़ेंगे. दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एट द मोमेंट. इस वक्त हमें करना पड़ेगा इस कन्वर्जन की तरफ जाना. I think you have added a lot of value in these like 25-30 minutes and people would definitely be learning from it. I just want to thank you and wish you very good luck for adding so much value in people's life. नहीं, thank you so much for doing this podcast. Firstly आपने इतने सारे बड़े नामों का किया हुआ है तो हम लोग तो क्या, लेकिन but still whatever bit we can actually just contribute to it naturally for the education of the society that we can do. So thank you so much.